ओम नमः शिवाय, नमस्ते। आज मैं आप लोगों के साथ में मैरिज के बारे में बात करना चाह रही हूँ, क्योंकि हर एक व्यक्ति की लाइफ में विवाह जो होता है बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है और सभी के मन में अपने जीवन को लेकर के, अपने लाइफ पार्टनर को लेकर के एक बहुत पॉजिटिव आशा रहती है कि उसका लाइफ पार्टनर कैसा होगा, उसकी मैरिड लाइफ कैसी होगी। तो ये चीज़ हम लोग अपने आप से कैसे जान सकते हैं कि हमारा जो आगे चल के जो मेरी मैरिज लाइफ होगी, शादीशुदा जो हमारी लाइफ होगी, वो किस तरह की होगी और हमें कैसा पार्टनर मिलेगा, अपनी लाइफ में सुख मिलेगा या जो भी चीज़ें हैं आने वाले टाइम में, उसके बारे में कैसे पता किया जाए। तो उसके लिए कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं। वैसे तो देखिए बहुत ज़्यादा योग होते हैं। अम, विवाह से संबंधित इतने अधिक योग हैं कि आप उनको एक साथ किसी भी कुंडली पर अगर अप्लाई करने बैठेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर भी आप एक मोटा-मोटा जो आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि कुल मिलाकर के कैसी स्थिति रहने वाली है, उसके लिए कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, स्पेशली 3-4 पॉइंट्स हैं जिनको देखना बहुत ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले जब भी कोई व्यक्ति अपने बारे में जानना चाहे, क्योंकि शादी तो बाद में होती है और कोई एक इंडिविजुअल है तो उसकी लाइफ अपने आप में ही एक एक उसका अपना एक सेपरेट आइडेंटिटी है, तो वो तो ये जानना चाहता है ना कि कैसा उसका आगे का जीवन होगा। तो उसके लिए उसके जो खुद के हॉरोस्कोप है, वहाँ से इन चीज़ों को पता किया जा सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पे जेमिनी के जो सूत्र हैं, उनका इस्तेमाल करना पड़ता है। तो जेमिनी में क्या होता है कि जो हमारा आत्मा कारक ग्रह होता है, आत्मा कारक ग्रह का मतलब है कि जो हमारे 9 प्लैनेट्स हैं, इन 9 प्लैनेट्स में जो सबसे हाईएस्ट डिग्री का प्लैनेट है, वो आत्मा कारक ग्रह होता है। आत्मा कारक ग्रह का मतलब हुआ कि वो खुद को, अपने व्यक्तित्व को लेकर के चलता है, अपने व्यक्तित्व को, अपनी पर्सनैलिटी को दिखाता है, या ये कह लीजिए कि एक तरीके से वो एसेंडेंट से आप उसको जोड़ के देख सकते हैं। और उसी के साथ आपको ये देखना होगा कि जो सबसे लोएस्ट डिग्री वाला ग्रह है, वो आपका दारा कारक हो जाता है। तो दारा कारक का मतलब होता है कि वो आपका आपका जो जीवन साथी है उसके बारे में बताने के लिए वो ग्रह ज़िम्मेदार होता है। तो एक तो आपको ये चेक कर लीजिए अपने हॉरोस्कोप में कि जो आपके हाईएस्ट डिग्री वाला प्लैनेट है और जो लोएस्ट डिग्री वाला प्लैनेट है, उन दोनों ग्रहों को आप एक जगह एक मन में अपने बिठा लीजिए। इसके बाद आप ये देखिए कि आपके हॉरोस्कोप में कोई भी लगन हो सकती है। तो जो भी लग्न आपकी है, उस लग्न का जो लॉर्ड है, वो आपके हॉरोस्कोप में किस जगह पे बैठा हुआ है। एक तो आपको ये चेक करना चाहिए और दूसरा आप ये देखिए कि जो आपका 7th लॉर्ड है, जो आपका सप्तमेश है, वो कहाँ पे प्लेस्ड है और किस भाव में बैठा हुआ है। क्योंकि जो पहला भाव होता है, वो हम खुद होते हैं और हमारे सामने वाला जो भाव होता है, वो ठीक 180 डिग्री सामने वाला भाव, वो 7वाँ भाव होता है, जो कि हमारे जीवन साथी हो और हमारे सामने आने वाला कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो बिजनेस पार्टनर हो, लाइफ पार्टनर हो या हमारे लाइफ में जो डेली लोग आते हैं जिससे हमारा इंटरेक्शन होता है, उन चीजों को दिखाने वाला भाव 7वां भाव होता है। तो अभी हम लोग जीवन साथी के बारे में बात कर रहे हैं। तो आप ये देखिए कि आपका लग्नेश जो है, असेंडेंट का लॉर्ड, वो कहाँ पे है और सप्तमेश कहाँ पे है, 7th लॉर्ड कहाँ पे है। तो इन दोनों की जो आपस में स्थिति होती है, अगर ये हॉरोस्कोप में इनका जो कॉम्बिनेशन बन रहा है, एक दूसरे से जो इनकी प्लेसमेंट है, अगर ये एक दूसरे से केंद्र में बैठे हैं, त्रिकोण में बैठे हैं, कहने का मतलब है कि जैसे जहाँ पे लग्नेश बैठा हुआ है, वहां से सप्तमेश की स्थिति केंद्र में आ जाए, लग्नेश से सप्तमेश चौथे भाव में आ जाए। चौथे भाव मतलब कि जहाँ पे भी लग्नेश बैठा हुआ है, वहां से आप काउंट करिए कि वो उससे ठीक चौथे भाव में आकर के अगर सप्तमेश बैठा है तो अच्छी स्थिति है। इसी तरीके से जो नवम पंचम का योग होता है, मान लिया कि जैसे लग्नेश जहाँ पे बैठा है उससे ठीक 5 भाव आगे जाकर के सप्तमेश बैठ जाती है, ये भी बहुत शुभ स्थिति होती है। कहने का मतलब ये है कि जो हम लग्न हैं, जो हम खुद हैं, हमारे साथ जो हमारे जीवन साथी का संबंध बन रहा है, वो केंद्र का बन रहा है और नवम पंचम का बन रहा है, तो वो हमें, हमारी लाइफ में जो व्यक्ति आएगा वो हमें सुख देगा। आप इसे इस तरह से भी समझ सकते हैं, इसका अर्थ है, इसे आप इस तरह से भी ले सकते हैं। तो एक पहला चीज़ आपने क्या देखा कि लग्नेश को देखिए और सप्तमेश को, ये दोनों एक-दूसरे से कैसे बैठे हुए हैं। ये आप तरीका हुआ चेक करने का। उसके बाद दूसरी ज पॉइंट पे आप ये चेक करिए कि जो कुंडली में मंगल होता है और शुक्र, इन दोनों का जो आपस का संबंध होता है, ये भी किसी की भी लाइफ में जो
आपका लाइफ पार्टनर होता है, उसके साथ संबंध किस तरह रहेंगे, उसको दिखाने का काम करता है। और इसके पीछे कारण ये है कि जो कालपुरुष की पत्रिका होती है, वहाँ पे पहला भाव जो लेके चलता है, वो मेष राशि है, मंगल है। उसका लॉर्ड मंगल है और 7वाँ भाव जो जीवन साथी को लेकर के चलता है, उसका जो लॉर्ड है वो शुक्र है। तो मंगल और जो शुक्र का आपस का संबंध होता है, ये किसी भी व्यक्ति के जीवन में मंगल और शुक्र, ये जो 2 इम्पोर्टेंट प्लैनेट हैं, वो हॉरोस्कोप में किस तरीके से प्लेस्ड हैं, उसको देख कर के उस व्यक्ति के मैरिड लाइफ का एक अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसको अपने जीवन में जो सुख मिलेगा पति का या पत्नी का, वो किस तरह से रहेगा, उससे सहयोग मिलेगा या उससे विरोध रहेगा। इन चीज़ों का चीज़ें भी आप चेक कर सकते हैं इसके थ्रू। तो जैसे आपने मंगल और शुक्र की पोज़ीशन देखी, बिल्कुल इसको भी आप उसी तरीके से चेक करिए जैसे आप लग्नेश और सप्तमेश को चेक कर रहे हैं। उसी तरीके से आप हॉरोस्कोप में दूसरे नंबर पे देखिए कि आपका मंगल कहाँ प्लेस्ड है। तो मंगल से अगर अ, शुक्र केंद्र में हो, केंद्र मतलब कि जहाँ पे मंगल बैठा हो वहाँ से चौथे भाव में हो या 5वें भाव में हो, केंद्र में हो, त्रिकोण में हो, नवम पंचम का योग बना रहा हो, तो ये सारे शुभ संकेत होते हैं, जिससे पता चलता है कि हमें आने वाले टाइम में अपने लाइफ पार्टनर का पूरा सुख मिल सकता है। और साथ ही साथ आपको ये भी देखना होगा कि अगर लग्नेश और सप्तमेश एक दूसरे से हॉरोस्कोप में अ अ उनकी स्थिति 6, 8, 12 वाली बन रही है। 6, 8, 12 का मतलब कि वो जो त्रिषठाएँ भाव होते हैं, एक दूसरे से लग्नेश और सप्तमेश की जो स्थिति है वो 6 की हो, 8 की हो और 12 की हो, तो ये अच्छा सिंबल नहीं है। और साथ ही साथ द्विद्वादश वाला जो योग होता है कि लग्नेश मान लिया आपका कहीं एक राशि में बैठा हुआ है, उससे ठीक 12वीं उसकी पीछे वाली राशि में जाकर के सप्तमेश बैठ गया है। तो ये जो योग है, ये भी विवाह के सुख में कमी को दिखाता है। तो आपने हॉरोस्कोप को आप 2 तरीके से चेक कर लिए, एक तो लग्नेश और सप्तमेश के थ्रू, उसके बाद जो मंगल और शुक्र का एक कॉम्बिनेशन होता है जो कि प्रेम को दिखाता है, क्योंकि मंगल जो होता है वो एनर्जी है, ब्लड है और शुक्र जो होता है वो प्रेम है। तो जब इन दोनों का आपस में संयोग बनता है तो बहुत ही अच्छा एक कॉम्बिनेशन माना जाता है। हालाँकि इसके लिए और भी चीज़ें देखनी होती हैं कि इनके ऊपर किस तरह के ग्रहों का प्रभाव पड़ रहा है, शुभ ग्रह हैं या अशुभ ग्रहों का प्रभाव पड़ रहा है। ये सारी चीज़ें कैलकुलेट की जाती हैं, लेकिन मोस्टली आपको ये तो ध्यान देना ही होगा कि अगर मंगल और शुक्र आपस में एक-दूसरे से केंद्रीय त्रिकोण में हैं, नवम पंचम में हैं और त्रिषडायन वाली स्थिति इनकी नहीं होनी चाहिए, 6-8-12 में नहीं होना चाहिए, द्विद्वादश वाली स्थिति नहीं होनी चाहिए। तो आपने ये 2 पॉइंट चेक किए। उसके बाद आप ये देखिए कि आपके हॉरोस्कोप में चंद्रमा जहाँ बैठा हुआ है, चंद्रमा से भी आप सप्तमेश की स्थिति को देखिए कि चंद्रमा जिस राशि में बैठा हुआ है, तो उसके ठीक सामने जो राशि पड़ रही है सप्त उसको आप सप्तम मान लीजिए। तो चंद्र जिस राशि में बैठा है, उसके ठीक सामने वाले भाव में जो राशि पड़ रही है, तो चंद्रमा का जो लॉर्ड उस हॉरोस्कोप में है, उसकी स्थिति और चंद्रमा के सामने वाला जो राशि है, उसकी स्थिति, ये भी आपस में अगर केंद्र त्रिकोण में बैठे हुए हैं, तो शुभता भरा परिणाम देंगे मैरिड लाइफ में। और अगर ये 6-8-12 वाली स्थिति बना के बैठे हुए हैं, तो ये एक संकेत है कि मैरिड लाइफ में तकलीफ़ें मिल सकती हैं। तो ये 3 पॉइंट्स हुए आपके और चौथे नंबर पे आपको ये ज़रूर देखना चाहिए कि जो आपका आत्मा कारक ग्रह है और जो आपका दारा कारक ग्रह है, इनको देख कर के आप ये पता कर सकते हैं कि जो हमारा आत्मा कारक ग्रह है, वो किस नक्षत्र में बैठा हुआ है और जो दारा कारक ग्रह है, वो किस नक्षत्र में बैठा हुआ है। तो इन ग्रहों के इन नक्षत्रों को आपस में कैलकुलेट करना चाहिए आपको कि अगर आत्मा कारक ग्रह आपका जिस नक्षत्र में बैठा हुआ है, क्योंकि हमारे जो 27 नक्षत्र हैं उन्हीं में से किसी न किसी एक नक्षत्र में आत्मा कारक ग्रह बैठा होगा और दारा कारक ग्रह बैठा होगा। तो इनका जो इन्हें जब हम एक दूसरे से गिनना शुरू करते हैं, हालांकि ये तारा मिलान का एक छोटा सा तारा मिलान की पद्धति इसको कह सकते हैं या तारा मिलान कैसे किया जाता है, ये मैरिज मेकिंग का एक हिस्सा है, लेकिन मैं उस चीज़ को आपको यहाँ पे बता देना चाह रही हूँ। जब आप मैरिज से संबंधित ये वीडियो है, तो मैं थोड़ा-सा ये तारा मिलान वाला भी आपको बता देना चाह रहे हैं। तो देखिए कि आपका आत्मा कारक जिस नक्षत्र में बैठा है, वहाँ से आप काउंट करिए और अगर आपका जो दारा कारक ग्रह है, वो तीसरे नंबर पे आ जाए, 5वें नंबर पे आ जाए या 7वें नंबर पे आ जाए, तो ये एक अशुभ स्थिति होती है क्योंकि जो हमारी ताराएँ हैं, जो तारा मिलान होता है, तो जो हमारी अ ताराएँ हैं, जन्म, संपत, विपत, क्षेम, प्रत्यरि, साधक, बाधक, मित्र, अधिमित्र,
ये जो हमारी ताराएँ हैं, तो इनमें जो तीसरे नंबर की तारा पड़ती है वो, और 5वें नंबर की जो पड़ती है, और 7वें नंबर की, ये ताराएँ जो होती हैं ये तकलीफ़ देती हैं, कष्ट देने का काम करती हैं। कहने का मतलब ये है कि अ, आत्मा कारक तो हम स्वयं हो गए, तो अगर हम स्वयं जिस नक्षत्र में बैठे हुए हैं, उस नक्षत्र से अगर दारा कारक का नक्षत्र जो है तीसरे नंबर पे पड़ रहा है, या 7वें नंबर पे पड़ रहा है, या 5वें नंबर पे पड़ रहा है, तो ये हमें अपनी ही कुंडली से पता चल जाएगा कि हमारे जीवन में जो आने वाला जीवन साथी होगा, उससे हमें तकलीफ़ें मिलने की योग बनेंगी। इसको आप इस तरीके से आप स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। तो अ, जब भी विवाह के लिए आगे बढ़ें या विवाह के बारे में विचार करें अपने, तो इन 3-4 चीज़ों को ज़रूर देखना चाहिए। अगर अपनी हॉरोस्कोप में इस तरह के कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, तो जैसे ये मेन 4 पॉइंट हुए, ये 4 मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट हुए, तो अगर इनमें से 2 पॉज़िटिव जा रहे हैं और 2 नेगेटिव जा रहे हैं, तो आप ये मान के चलो कि आपकी मैरिड लाइफ़ जो है वो औसत रहेगी, मीडियम सी, सुख-दुःख दोनों को दिखाती है, सहयोग, सारी चीज़ें उसमें कंबाइंड रहेंगी। लेकिन अगर 3 या 3 से ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट्स आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि जो आफ्टर मैरिज लाइफ में तकलीफ आने के योग तो ज़रूर बनेंगे। तो इस तरीके से आप लोग ये समझ पा रहे होंगे कि क्या स्थिति बनती है विवाह को लेकर के। तो इसी के साथ मैं आप लोगों को एक चीज़ और भी कहना चाहूँगी कि इसलिए जब भी मैरिज हो, तो मैरिज के लिए कभी भी आप ये मत सोचो कि जब हम अपने सामने वाले व्यक्ति को दोष देने लगते हैं कि जो हमारा लाइफ पार्टनर है उसकी वजह से हमें तकलीफें आ रही हैं, ऐसा नहीं है। जो हमारा खुद का हॉरोस्कोप है, जो हम अपने पिछले जन्मों से अपना जो एक कर्म का अकाउंट लेके आए हैं अपने जीवन साथी के साथ, तो उसके लिए तो हम खुद ही ज़िम्मेदार हैं कि हमें किस तरह का जीवन साथी मिलने वाला है इस जीवन में। तो अच्छा ये रहता है कि जो भी मिले उसको आप अच्छे से स्वीकार कर लीजिए। अच्छा है तो बहुत अच्छी स्थिति है, और अगर खराब भी है तो आप उसके साथ एडजस्ट करके चलिए। इसीलिए जब भी विवाह का विचार करें तो लग्नेश को ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि अगर लग्नेश अच्छा है, लग्नेश की स्थिति शुभ है, तो हॉरोस्कोप में अगर बाकी चीज़ें थोड़ा नेगेटिव भी होंगी, तकलीफ वाली भी होंगी, तो चूँकि लग्नेश जो है मतलब वो व्यक्ति खुद हुआ, तो वो सारी चीज़ों को सह के भी, सारी तकलीफ़ों को सह के भी हर चीज़ को एडजस्ट कर लेता है, और एडजस्ट करके अपनी मैरिड लाइफ़ को निकाल देता है, किसी तरह से उसको बिता देता है, कंप्लीट कर देता है। इसलिए भी जो है जब भी पत्रिका मिलान करिए, ऐसे भी किसी की हॉरोस्कोप या लाइफ़ के बारे में या किसी भी चीज़ के बारे में विचार करें, तो लग्नेश की स्थिति ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि वो इंडिविजुअल जैसा होगा, उसी तरीके से वो चीज़ों को लेके चलेगा, तो लग्नेश का बड़ा रोल हो जाता है। और लग्नेश को अगर सप्तमेश का सपोर्ट मिल जाए, तो ये तो बहुत ही शुभ स्थिति होती है। इसीलिए समसप्तक योग जो होता है, ये बड़ा महत्वपूर्ण रोल रखता है अपना, किसी भी हॉरोस्कोप में और किसी भी भाव से संबंधित जो परिणाम देना होता है। तो इसीलिए जब भी पहले और सप्तम भाव के जो राशि राशि लॉर्ड हैं, वो जब आप आपस में एक्सचेंज कर लें, या पहले भाव और सप्तम भाव में जो ग्रह बैठे हैं, वो नक्षत्र लेवल पे एक्सचेंज कर लें, तो एक बड़ी शुभ स्थिति होती है। पहला भाव, 7वाँ भाव आपस में बहुत अच्छे से मजबूती से एक दूसरे को सपोर्ट करने का काम करता है। आशा करती हूँ कि आज इस टॉपिक में जो मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कशन की, इससे आपको मैरिज से रिलेटेड क्या-क्या पॉसिबिलिटीज़ देखने को मिल सकती हैं, उसके बारे में थोड़ी-सी जानकारी मिली होगी। और मैरिज तो इतना बड़ा टॉपिक है कि इसके लिए तो बहुत बातें की जा सकती हैं, और आगे मैं इस पे और भी वीडियोज़ लेके आऊँगी। आज तो मैं आप लोगों से सिर्फ़ ये जो 3-4 इम्पोर्टेंट पॉइंट थे, इसी के ऊपर मैंने बात की है। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करके रखें, जिससे मैं कोई भी नया वीडियो डालूँ तो आप लोगों तक पहुँचे, और उसकी नोटिफ़िकेशन, और अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को और हमारे चैनल को आप फॉरवर्ड कर सकते हैं, जिससे ज्योतिष की जानकारी सब लोगों तक पहुँचे। आगे मैं फिर आप लोगों के लिए कोई नया टॉपिक कुछ लेके आऊँगी एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, नमस्ते।